एग्जाम में यहाँ से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही आता है और इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है बेटा। तो हम ऐसे बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और ये शेयरिंग हो गई। फिर बीबीटी ने इसको थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो शेयरिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है कि ये हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों 1s ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करते हैं, उससे शेयरिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, आप देखो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। और अगर बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है मतलब लगभग हर साल आप ये मान के चलो 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये मान के चलो कि हाँ भाई यहां से एक क्वेश्चन आएगा और मेरे को सही करना ही करना है किसी भी हाल में। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पेन किलर सीरीज के एक और नए टॉपिक में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखो, 20 साल के देखो, 30 साल के देखो, आपके जब दादाजी ने कभी नीट का या एआईपीएमटी का एग्जाम दिया होगा तो उन्होंने भी इस पर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही आता है। और आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, ना सिर्फ नीट, जेई, जेई में भी, जेई में, जेई एडवांस, हर किसी एग्जाम में, किसी भी स्टेट का आप सीयूईटी का दे लो, हर किसी सिलेबस में जिसमें ये टॉपिक है इससे क्वेश्चन आता ही आता है और इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में एमओटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो अगर आप मतलब बेसिक लेवल पे सीख कर और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि वो डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। हम इसको डीप में तो समझेंगे इस कंसेप्ट को, हम कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे जैसे हमने डाइपोल मोमेंट में सीखी थी, याद है? फटाफट से पता लगाना कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। ज़्यादातर 90% केस में डाइपोल मोमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं कि अपने से पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है ना? तो हम ऐसी एमओटी में भी 90% केसेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को फटाफट सेकेंड्स में सॉल्व करने की ट्रिक्स भी सीखेंगे, है ना? मतलब हम सिर्फ आपको कंसेप्ट में डीप तक नहीं उतारना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप कंसेप्ट तो डीप तक सीखो ही, मतलब कंसेप्ट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो नीट जो गेम है वो यही है, आपको कम समय में जल्दी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करने, तो आपके पास टाइम कम रहेगा। और इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके नीट के एग्जाम के जो 3 घंटे हैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर देगा बाकी सब्जेक्ट पर लगाने के लिए। आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है और जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती है, और जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है और बायो वाला जो पोर्शन है उनमें आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है कि आपको कितना कंसेप्ट के बारे में पता है। तो आपको जितना ज्यादा कंसेप्ट के बारे में पता होगा ना, आप उतना जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। आपको फिजिकल का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर 2 से 3 मिनट लग रहे हैं या 5 मिनट लग रहे हैं तो आपको इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 से 30 सेकंड लगने चाहिए, है ना? वैसे तो फिजिकल का क्वेश्चन भी सॉल्व करने में 1 मिनट लगना चाहिए, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कैलकुलेशन मान लो कभी बड़ी हो जाए, या जैसे इस साल का पेपर आया था जिसमें लेंदी से ऑप्शन दे दिए थे तो सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ रहे हैं, तो उसमें हो सकता है अपने को 1 मिनट 2 मिनट या उससे ज़्यादा का वक्त लग जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स तो मैक्स लगना चाहिए, है ना? कई क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लगभग सारे क्वेश्चंस हम इतनी जल्दी सॉल्व कर दें कि वहां से 10 15 या 20 मिनट एक्स्ट्रा हम निकाल के फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट को और फिजिक्स वाले पार्ट को दे सकें। मैं आपको कभी भी ऐसी राय या आपकी ऐसी थॉट बनाने की कोशिश नहीं करता कि केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक देखो कितना इंटरेस्टिंग है। नहीं, ये काम करना मतलब आपके दिमाग में वो थॉट डालना कि मुझे इस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि हर सब्जेक्ट इक्वल है और आपके एग्जाम में हर सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चंस आने। केमिस्ट्री में भी आप ये मान के चलो तीनों पोर्शन से 15-15 क्वेश्चन आने। तो अगर आप इनऑर्गेनिक ज्यादा पढ़ते हो, मान लो आपको इनऑर्गेनिक ज्यादा पसंद है, आप इनऑर्गेनिक ज्यादा पढ़ रहे हो, उसके चक्कर में आप फिजिकल नहीं पढ़ रहे हो कि यार उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है उसमें 2-4 क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा, नहीं, हमें यह मानकर चलना है कि तीनों पोर्शन बराबर हैं। अब अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मेरा अच्छा है तो मुझे ज्यादा टाइम फिजिकल को देना है, उसको तैयार करने में ज्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भाई हर पोर्शन बराबर आएगा, जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स है उतना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है और उतना इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है।
अब आपको इसमें जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पेपर सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस हैं, तो मुझे वहां पर ज्यादा टाइम लग सकता है। कैलकुलेशंस को भी वापस से रीचेक करना पड़ता है, रिवैल्यूएट करना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो वो टाइम कहां से निकल के आएगा? वो टाइम आपको निकाल के देगा ये सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यूं सोचना कि यार ठीक है ये तो ऐसा ही सब्जेक्ट है, कितना ही ज्यादा आ जाएगा, यहां से एक ही तो सब्जेक्ट है। नहीं भाई, सारे सब्जेक्ट बराबर तैयार करो ना। फिर तुम कहते हो मैं AIR 1 लेकर आऊंगा, मैं तो एम्स दिल्ली जाऊंगा, है ना? कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे फिर? हाँ? तुम्हें लगता है तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा इसमें कि मैं तो AIR 1 लाऊंगा, मैं तो एम्स दिल्ली जाऊंगा? AIR 1 नहीं तो चलो ठीक है, अंडर 10 तो आ ही जाऊंगा। अगर तुम ऐसी थॉट रखते हो, सबसे पहली बात तो वो जो AIR लेकर आ रहे हैं ना, वो ऐसी थॉट कभी भी नहीं रखते कि यार ये सब्जेक्ट तो ऐसा ही है। मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये पहले भी गाइड किया था इस बारे में कि ऐसा कभी नहीं सोचना है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। तो हमारे सब्जेक्ट में हमको एक ऐसा टॉपिक मिला है जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है ना? मतलब पिछले 20 साल में कभी एक बार ऐसा हो गया होगा कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया होगा, या फिर ऐसे लल्लू सा क्वेश्चन आ गया होगा। बाकी हर साल, लगभग हर साल, आप ये मान के चलो 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि हाँ भाई यहां से एक क्वेश्चन आएगा और मेरे को सही करना ही करना है किसी भी हाल में, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एक से ज्यादा भी आ जाते, 3 क्वेश्चन आए थे एक बार। कितने? 3, है ना? अभी रिसेंटली बता रहा हूं, पिछले 3-4 साल में अपन जब देखें, अगर पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखें, एक साथ 3 क्वेश्चन, जब वो सेक्शन बी भी ऐड हो गया था ना तब। तो सोचो अगर मान लो तुम्हारा ये टॉपिक स्ट्रांग है और यहाँ से 3 क्वेश्चन आ गए, और वो तीनों ऐसे आ गए कि तुमने देखते ही सॉल्व कर दिए सेकंड्स में। 3 क्वेश्चन सही होना मतलब 15 नंबर आगे खिसक जाना। 15 नंबर आगे खिसक जाना मतलब तुम्हारी रैंक जो आने वाली थी उससे तुम लाखों में आगे आ गए। ठीक है, तो बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस थ्योरी के रिगार्डिंग है वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को जैसा हम अभी तक मानकर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते आए हैं वैसा नहीं माना जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो वापस से डिजाइन किया गया था, वो इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा नेचर है उसे ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। ये कंप्लीट नई थ्योरी है। यहां वापस से हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और वो चीजें भी एक्सप्लेन हो जाती है यहां पर कई सारी, जो VBT, VSEPR ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, है ना? जैसे कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होता है, तुम्हें पढ़ाया भी नहीं जाता इसके बारे में, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है सही से, है ना? एनो मॉलिक्यूल है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना? पर अपनी एनसीईआरटी में उसके बारे में नहीं दे रखा है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। इसको एक्सप्लेन ही किसने किया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ClO2 होता है, ClO2 में भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना? NO के साथ ClO2 ले लो, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो खैर वो तो हमारे सिलेबस की चीज नहीं है, तो हम उसको तो उतना डिस्कस नहीं करेंगे। एनओ के बारे में मैं आपको बता दूंगा, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बता दूंगा, जो याद रखने लायक है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, है ना? भाई ऐसा भी नहीं चाह रहे अपन कि आपको भाई इतना ज्यादा अनाप शनाप पढ़ा दे, कि इतना ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दे कि भाई वो काम ही नहीं आ रहा है ना? जबरदस्ती आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना? यहाँ पर वही चीज पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग रिलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर क्या कंसिडर किया जाता है? इसको इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चलते हैं हम? वेव। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो इलेक्ट्रॉन को अब ऐसा नहीं माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ये माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी ये एक वेव, और एक वेव में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 फेज हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको मानकर चल रहे हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना? तो वहां से हमने इलेक्ट्रॉन को अब यहां पर एक वेव की तरह कंसीडर किया है, और हर वेव को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेव फंक्शन होता है, जिसको हम ऐसे त्रिशूल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, तो हर एक वेव को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेव फंक्शन होगा, यानी कि हम इस इलेक्ट्रॉन को इस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो
हमने जब वीबीटी पढ़ा है तो वीबीटी में हमें क्या सिखाया गया है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमें सिखाया जाता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो हम ऐसे बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और ये शेयरिंग हो गई है ना। फिर वीबीटी ने इसको थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो शेयरिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है कि ये हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों 1s ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करते हैं, उससे शेयरिंग होती है, ऐसे ओवरलैप करते हैं ये ओवरलैप करते हैं, पार्शियली ओवरलैप करते हैं, तो दोनों के बीच में कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है और इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, है ना। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की वजह से शेयरिंग होती है, ऐसा हमें सिखाया गया था और यहां पर हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर तो हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल मानकर, हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में वो पार्टिकल प्रेजेंट है, तो दोनों न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसमें इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है अंदर, उसका अट्रैक्शन है। तो ये अट्रैक्शन डेवलप हुआ और एक बॉन्ड बन गया, है ना। ये सिनेरियो तो हुआ किसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग। ये सिनेरियो किसके अकॉर्डिंग हुआ, वीबीटी के अकॉर्डिंग। ऐसा तो हम वीबीटी में सीखते हैं। अब एमओटी में हमने इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर किया है, एमओटी में हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर किया है, वेव। तो इसका मतलब अगर दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं। क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो हर एक ऑर्बिटल की भी अपनी एक वेव होगी, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करेगा वेव फंक्शन। तो अगर दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं। और जब वेव्स कंबाइन होती है तो आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जानते हो तुम क्या होता है, जब वेव्स सेम फेज में कंबाइन होती हैं, मतलब सेम फेज का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो तुमने इसको फिजिकल में या फिर फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, अगर वेव्स सेम फेज में कंबाइन हो रही हैं, सेम फेज में कंबाइन होना मतलब जैसे मान लो बेटा ये एक वेव है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव फेज है, ये इसका नेगेटिव फेज है, और ये उस वेव का वेव फंक्शन है साई ए, और ये उस वेव का, दूसरी वाली वेव का वेव फंक्शन है, दूसरा ऑर्बिटल की वेव है, ये है साई बी, ठीक है। ये दोनों वेव्स कंबाइन हो रही हैं। अगर दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं। दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे वीबीटी ये बताती है कि 1s और 1s कंबाइन हो रहे और ओवरलैपिंग हो रही है और इसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो जब हम एमओटी से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया है, तो ये एक ऑर्बिटल की वेव है, ये दूसरे ऑर्बिटल की वेव है। अब ये दो वेव्स कंबाइन हो रही है, दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं मतलब दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। तो जो दो वेव्स कंबाइन हो रही है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो ऐसे जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कंबाइन हो रहा है और नेगेटिव से नेगेटिव कंबाइन हो रहा हो, इसको बोलते हैं हम सेम फेज में कंबाइन होना। तो जब ऐसा होता है तो आपको मालूम है जब सेम फेज में वेव्स कंबाइन होती हैं तो इनके एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड हो जाते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम साइन वाले कंबाइन हो रहे तो एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड्स वेव के क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी कि वेव्स
ऐड हो गई हैं, हमने क्या कर दिया है, वेव्स को ऐड कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी अपने को वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो एमओटी ये बोलती है कि जब भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। वीबीटी ने ये ओवरलैपिंग के थ्रू एक्सप्लेन किया था, और यहां हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं तो ये दो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। अगर ये ऐसे कंबाइन हो रही है, सेम फेज में कंबाइन हो रही है, तो कुछ इस प्रकार का एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसकी वेव ऐसी होगी। और अगर ये ऑपोजिट फेज में कंबाइन हो रही है, सपोज ये वेव्स ऐसे कंबाइन ना होकर कुछ ऐसे कंबाइन होती कि ऑपोजिट फेज में ये कंबाइन हो रही होती। अगर एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है कि यहाँ इसका पॉजिटिव फेज, यहाँ इसका नेगेटिव फेज है, और दूसरी वेव ऐसे है कि जहाँ उसका पॉजिटिव फेज है वहाँ इसका नेगेटिव फेज है, और जहाँ उसका नेगेटिव वहाँ इसका पॉजिटिव फेज है। अगर ये ऑपोजिट फेज में कंबाइन हो रही होती तो देखो प्लस से माइनस कंबाइन हो रहा है, यानी कि ये ऑपोजिट फेज में कंबाइन हो रही है, और ऑपोजिट फेज में कंबाइन होने की वजह से ऑपोजिट फेज में कंबाइन होने की वजह से जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा अब, यानी कि साई ए माइनस साई बी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका वेव फंक्शन ये निकल कर आएगा साई ए माइनस साई बी, और माइनस हो जाने की वजह से एम्पलीट्यूड्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होकर हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। ठीक है, तो एमओटी ये बोलती है कि भाई दो ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे ना तो दो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें से एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल तो ऐसा हो सकता है और एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम ऐसा बोल सकते हैं, नोट लगाकर लिख लेते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू molecular orbital theory, according to molecular orbital theory, two atomic orbitals यानी कि उनकी waves combines and form two new orbitals, दो नए orbitals बनाएंगी। और ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, इनको पता है किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी उनकी वेव जब कंबाइन होंगी तो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनको क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स, जिन्हें क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब वो ऐसा भी बन सकता है और वो वैसा भी बन सकता है। अगर सेम फेज में वेव कंबाइन हो रही तो ऐसा बनेगा, ऑपोजिट फेज में वेव कंबाइन हो रही तो वैसा बनेगा। तो ये वाला जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसे बोला जाता है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोले तो BMO। और एक और नया ऑर्बिटल जो बन रहा है यहां पर सब्ट्रैक्ट होने पर, वो कहलाता है बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे बोला जाता है बेटा ABMO। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको? ABMO। इसको बोलते हैं हम BMO और उसको बोलते हैं हम ABMO। तो जब भी अब मैं BMO और ABMO बोलूंगा आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो दो s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, ये एक s ऑर्बिटल है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है। तो VBT के अकॉर्डिंग तो ये पार्शियली ओवरलैप करते, ओवरलैपिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अकॉर्डिंग टू MOT क्या होता है? अब इसको MOT के अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें साइंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, साइन लगाने पड़ेंगे कि पॉजिटिव फेज में कंबाइन हो रहे हैं या नेगेटिव फेज में। तो सपोज ये पॉजिटिव फेज में कंबाइन हो रहे हैं दो ऑर्बिटल्स,
तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कंबाइन हो रहा है, मतलब ये वाला केस है, सेम फेज वाला, ठीक है। तो इसकी वेव साई ए और इसकी साई बी है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कौन सी वाली बनेगी, ऐसे ऐड होकर ये वाली बनेगी क्या, सेम फेज में कंबाइन हो रहे तो, है ना। तो ये ऐड हो जाएंगे, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की ऐड हो जाएगी, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये दोनों ऑर्बिटल थे, ये दोनों ऑर्बिटल्स थे, ये ऐसे कंबाइन हुए, ठीक है। तो इनकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाने की वजह से आप ये मान के चलो कि दोनों ऑर्बिटल्स जुड़ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर इसका न्यूक्लियस था, यहां पर इसका न्यूक्लियस था, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, है ना, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ना। अब उसकी वजह से दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, है ना, इसलिए अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन बीएमओ। और अट्रैक्शन होता है जब भी आप केमिस्ट्री में, आप देखना जब भी आपको अट्रैक्शन देखने का मिलेगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब भी अट्रैक्शन होगा, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि वो कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रैक कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसका मतलब एनर्जी इस ऑर्बिटल की कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि एनर्जी कम हो जाएगी, किसकी, बीएमओ की, एनर्जी ऑफ इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल डिक्रीज, ठीक है। और सिग्मा क्या, एस और एस ऑर्बिटल अगर ऐसे कंबाइन होंगे, है ना, इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर आएंगे, ये बॉन्ड एक्सिस मान लेते हैं अपन, जैसे इस एक्सिस के अलॉन्ग इन्होंने अप्रोच किया, तो ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी, बॉन्ड एक्सिस या फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो दो एस ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से अगर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाते नजर आएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते नजर आएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते नजर आएंगे। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं बीएमओ, इसमें सिग्मा वाले कैरेक्टर्स होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है, अगर ये 1s और 1s ऑर्बिटल है तो ये कहलाता है सिग्मा 1s ऑर्बिटल। ये अगर दो एस ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो ऐसे होंगे अगर वो सेम फेज में कंबाइन हो रहे तो, यानी कि ये बना एक बीएमओ दो एस ऑर्बिटल से मिलकर। अच्छा, ये ऑपोजिट फेज में कंबाइन होते तो कैसे होते, देखो ये ऑपोजिट फेज में अगर कंबाइन होते, अगर ये ऑपोजिट फेज में कंबाइन होते तो इसका मतलब अगर यहां पर पॉजिटिव फेज है तो इधर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव फेज, इधर नेगेटिव फेज होना चाहिए, है ना, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव फेज कंबाइन हो रहा है। तो अगर ये ऐसे कंबाइन होते तो दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा वाला बनेगा, मतलब उसमें सिग्मा वाले कैरेक्टर्स होंगे, सिग्मा वाले कैरेक्टर्स होंगे। और यहां पर ये जो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं इस तरीके से, अब एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव फेज है, तो जब ऑपोजिट फेज में होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इस वाले पोर्शन में हमें बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगी, यानी कि यहां पर आपको एक ऐसा नोडल प्लेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक नोडल प्लेन। क्या देखने को मिलेगा बेटा, नोडल प्लेन, ठीक है। यहां पर जैसे मान लो इधर इसका न्यूक्लियस है, इधर इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, इधर नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is present between the
न्यूक्लियाई, तो there is a repulsion between the nuclei of the ABMO, यानी कि ABMO में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ABMO में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो अब न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्शन से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, एबीएमओ की एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि बीएमओ कैसा दिखता है, एबीएमओ कैसा दिखता है, अगर दो एस ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं। एक एस ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल है तो उससे बना हुआ एक सिग्मा 1s ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा, और उससे बना हुआ एक, इसको बोलते हैं हम सिग्मा स्टार 1s। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनको स्टार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। जैसे बीएमओ वाला सिग्मा 1s है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसके आगे स्टार लगा दो तो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल ये कहलाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से दो नए ऑर्बिटल बनते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। जैसे वहां पर अपने वीवीडी में अपन ने क्या सीखा था कि दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेते हैं, उसकी वजह से शेयरिंग हो जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वैसे एमओटी बोलती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव्स कंबाइन होती हैं और दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग, जिसमें से बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग की कम होती है। यानी कि अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊं, जैसे मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका एक 1s ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। तो ये दोनों 1s कंबाइन होंगे और इनसे बनेंगे दो नए ऑर्बिटल, जिसमें से एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी उसे बोला जाएगा बीएमओ, और 1s से मिलकर बन रहा है यानी कि सिग्मा 1s ऑर्बिटल होगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बोला जाएगा एबीएमओ, और इसको सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बोला जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है कि दो ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के कंबाइन हो रहे हैं और वो बना रहे हैं दो नए ऑर्बिटल, यानी कि जो दो s ऑर्बिटल थे पहले अब वो कंबाइन होके वो दो ऐसे ऑर्बिटल बन गए हैं, ठीक है। और ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये जो है ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये क्या है बेटा, ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी, है ना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा यहां पर, ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो बने हैं दो, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एमओटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और ये कंबाइन होके दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। वो दो ऑर्बिटल जो ये थे अब ये कंबाइन हो गए, ये आपस में जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, मिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये कंबाइन होके दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक की एनर्जी कम होती है, एक की एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखो किस लेवल पर है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस लेवल पर है, ये देखो कुछ इस लेवल पर है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस लेवल पर है। बीएमओ की एनर्जी कम है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा है। जितनी बीएमओ की कम होती है उतनी ही एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। जिसकी जितनी
बीएमओ की एनर्जी कम होती है उतनी ही एबीएमओ की ज्यादा होती है, ठीक है। और ये जितनी एनर्जी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से बीएमओ की, ये कहलाती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या कहलाती है? स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? तो अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बनता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब ये दो ऑर्बिटल इन दो में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें वापस से भरे जाएंगे, और जब इनमें भरे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स वापस से, तो वो भरे जाएंगे वही जो इलेक्ट्रॉन भरने के हमारे रूल्स है जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े, आफ-बाउ प्रिंसिपल, मतलब सबसे लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद हंट्स रूल, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, पहले एक एक करके उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करवाएंगे, है ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग, सेम स्पिन वाले। तो अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको इन ऑर्बिटल्स में भरने, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से भरते हुए चलोगे, तो कैसे भर दोगे आप इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर देना, यहां से भरना चालू करना, कितने भरने? 2, तो एक, ये दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। सर वो सब तो ठीक है, पर ये इतना सब तो समझा दिया एमओटी ने, ये कैसे समझ में आया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना कि नहीं बना? बॉन्ड कहाँ बना है? पीपीटी ने ये तो बता दिया था कि हाँ भाई ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा एक हाइड्रोजन, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई, बॉन्ड बन गया। इसने ये कहाँ बताया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया? ऐसे तो मैं किसी के लिए भी बना दूंगा, है ना। एमओटी ने ये कैसे एक्सप्लेन किया कि यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन चुका है? तो यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। एमओटी ने यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला दिया, बोला ये डायग्राम अगर आपके पास है तो आप यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, इन दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, और वो कैसे निकाल सकते हो? उसका एक फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था एन बी माइनस एन ए बी बाय 2, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा मतलब कितने बॉन्ड बने हुए इन दोनों एटम्स के बीच में वो पता चल जाएगा। ये एन बी क्या है? ये एन बी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एन ए बी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब आपके पास ये डायग्राम है तो क्या आप बता सकते हो इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो खाली दिख रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आया बेटा? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, इसका मतलब इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, और वो बॉन्ड कैसा है? क्योंकि सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, और वो बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ा गया कुछ? ठीक है। तो यहां पर हमें ये थ्योरी ये एक्सप्लेन कर रही है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। आई क्या बात समझ में? अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, इस बॉन्ड ऑर्डर से हम आइडिया लगा लेते हैं कि मॉलिक्यूल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, अगर बॉन्ड ऑर्डर कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इसका ये मतलब होता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी होगा।
अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, फ्रैक्शनल मतलब ऐसी कुछ आ रही है 0.5 और 1.5, 2.5, 3.25 या ऐसी कोई भी वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रही है अगर कोई वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन कंपैरेटिवली अनस्टेबल रहेगा, है ना, मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 या नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका ये मतलब होगा कि मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप देखो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है मतलब 0 बॉन्ड है दो एटम के बीच में, यानी कि बॉन्डिंग ही नहीं हुई है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं बना है ना। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, मुझे पता लगाना है कि He2 मॉलिक्यूल बनता है या नहीं, मुझे पता लगाना है कि He2 मॉलिक्यूल बनता है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा He2 मॉलिक्यूल का। He2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हीलियम में 2 होते हैं, तो 2 हीलियम में कितने हो जाएंगे, 4। ये एक हीलियम एटम हो गया, ये दूसरा हीलियम एटम हो गया, ये इसका 1s ऑर्बिटल, ये इसका 1s ऑर्बिटल। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, है ना, ये इसका 1s ऑर्बिटल, ये इसका 1s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये 2 ऑर्बिटल बनेंगे क्या, ठीक है। इस तरीके से एक बन गया बॉन्डिंग, एक बन गया एंटी बॉन्डिंग। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन इनमें भर दो, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बेटा, देखना जरा, बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, एंटी बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0, 2 - 2 0, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये तो छोटे छोटे, ये तो आसान से एग्जाम्पल हैं। अब इसी आसान से एग्जाम्पल पे एक बार जेईई मेन में अच्छा सवाल कैसे पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग is a non-viable molecule, या which of the following is non-viable, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन है, which of the following is non-viable, ऐसा बोल दिया, बस ऐसे लिख दिया और ऑप्शन दे दिया H2, He2, HEH और He2+, इनमें से कौन सा नॉन वायबल मॉलिक्यूल है या स्पीशी है, ये बताना है। बोले सर ये वायबल क्या होता है यही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उस टाइम पे बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया था कि वायबल क्या है, बहुत से बच्चे नहीं पता लगा पाए थे, लेकिन जिनको कंसेप्ट पता है कि यार यहाँ पर इनको देखकर ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर या उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ समझ में ना आए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो एटलीस्ट आप बॉन्ड ऑर्डर और ये सब चीजें तो निकाल ही लेना। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप देखोगे जैसे H2 का आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे तो
कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा 1s 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, और इन सभी के लिए ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं ज्यादातर क्वेश्चंस भी हाथ से इसलिए लगता हूं ताकि एकदम रॉ एक्सपीरियंस मिले तुम्हें, है ना। तुम में से कई सोचते होंगे कि सर यार क्वेश्चन भी हाथ से ही लिखते ही हैं तो लिख कर नहीं लाते पहले से। मैं चाहता हूं तुम्हें एकदम रॉ एक्सपीरियंस मिले, जैसे ऑफलाइन में बैठ के पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस होता है ना, बस वैसा। बस हाँ, तुम हाथों हाथ डाउट डिस्कस नहीं कर सकते मुझसे, बस वो एक थोड़ी सी कमी ऑनलाइन की रहती है। बाकी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक प्रॉपर एक रॉ एक्सपीरियंस मिले कि हाँ तुम करंटली मेरे सामने बैठकर मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी आंखों के सामने। ठीक है तो इन सभी में इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेंगे, तो सबके बना लेते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल का तो अपन ने बना लिया था, यहाँ पर ऐसे जो है BMO में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 - 0 1 आ जाएगा। He2 मॉलिक्यूल, इसका भी अभी अपन ने निकाला था, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं बेटा। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 - 2, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। HEH क्या है, ये HEH क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं है ना, सॉरी मतलब एक्सपेरिमेंटली तो ये पॉसिबल नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल कि He और H आपस में कंबाइन हो सकते हैं। कैसे, देखो भाई, यहां पर ये हीलियम का मान लो और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो 1s और 1s, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3, और इसी ऑप्शन की वजह से वो क्वेश्चन अच्छा बन गया था, इसी ऑप्शन की वजह से, है ना। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 - 1/2 बोले तो 0.5 0.5 0.5 फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आया है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आया है, इसका मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आया है, इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन अनस्टेबल होगा, यानी कि HEH बन तो सकता है हालांकि वो अनस्टेबल होगा। HEH बन तो सकता है लेकिन वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो अभी तक की जो थ्योरीज आई थी वो सब ये बोल रही थी कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, HEH वगैरह, ये हीलियम वीलियम कंबाइन नहीं होता किसी से, बट थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि HEH बन सकता है, हालांकि वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, बट भाई एग्जिस्टेंस शो तो कर सकता है, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि नॉन वायबल मॉलिक्यूल यही होगा। नॉन वायबल होना मतलब जिसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल ना हो, ठीक है। और वो तो ठीक है, He2 नहीं बन सकता लेकिन He2+ बन सकता है थ्योरेटिकली, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी He2+ बन सकता है, He2 नहीं बन सकता। He2+ कैसे बन सकता है भाई, He2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 हीलियम में 4 होते हैं, तो He2+ में कितने हो जाएंगे, 3, भर दो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 3, ये 1 2 और ये 3, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 1/2 0.5 0.5 आया, इसका मतलब ये भी बन तो सकता है पर अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, बन तो सकता है लेकिन अनस्टेबल होगा। आ रही है क्या बात समझ में। तो नॉन वायबल मॉलिक्यूल मतलब विच डज नॉट एग्जिस्ट, आपको सिंपली ऐसा याद रखना है, जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ये ऑप्शंस देखकर हमने पता लगाया, मान लो आपको नॉन वायबल इसका क्या मतलब होता है ये नहीं पता, तो जब आपने ऑप्शंस देखे तो उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था जिसका बाउंड ऑर्डर 0 आ रहा था और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा क्या जाएगा, बी, He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे काम आती है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, ये तो बहुत आसान आसान से केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस जहां पर सिर्फ 1s और 1s कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि H2 मॉलिक्यूल की बात की है सिर्फ हमने। हमारे सिलेबस में कुछ और एग्जांपल्स भी हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ होमोडायटॉमिक वाले हैं,
मतलब जब दो सेम सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं और उसमें भी अप टू 18 या 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही, मतलब B2 C2 N2 F2 Ne2 तक हम, हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है तो वहां तक हम डिस्कस कर सकते हैं। हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है और सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल नहीं है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए तो एमओटी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना। एमओटी भले ही अपने को समझ में अभी आ जाए जितना हम पढ़ रहे हैं, पर वैसे एमओटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ उतनी उतनी है जो आसान वाला पार्ट है, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कभी भी टफ क्वेश्चन एमओटी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे B2 C2 या N2 मॉलिक्यूल की बात करनी है या O2 F2 मॉलिक्यूल की बात करनी है, तो मुझे उनके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने होंगे। और उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर मुझे बनाने होंगे तो वो कैसे दिखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट से, फिर अगली स्लाइड पे मैं तुम्हें वो बने बनाए डायग्राम्स दिखाता हूं। फटाफट से नोट करो। हाँ जी, कर लिया, नोट डाउन कर लिया इसको। ठीक है, तो ये तो था आसान और उससे एक लेवल अप का क्वेश्चन, जैसे कि H2 He2 में अपन ने बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाले, उससे एक लेवल अप का क्वेश्चन ये हो गया। और ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन है, ये वाला है ना, आपका PYQ ही है ये। अब हम बात करेंगे अगर हमें बड़े मॉलिक्यूल्स, थोड़े इनसे बड़े मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर लगानी है तो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे सिलेबस में कहां तक है, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स तक है, तो उससे आगे के मॉलिक्यूल्स की हम बात नहीं करते जनरली, है ना। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं फॉर, जैसे O2 हुआ, F2 हुआ, Ne2 मॉलिक्यूल हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, जैसे पहले हम O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन करेंगे अपने ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा बेटा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ऐसे उसका 2s जब दूसरे ऑक्सीजन के 2s से कंबाइन होगा तो बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही 2p और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो बेटा जब p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो जो बॉन्ड एक्सिस रहेगी, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहेगी, उसके अलोंग जो p ऑर्बिटल आएंगे वो तो सिग्मा वाला बनाएंगे और उसके परपेंडिकुलर जो p ऑर्बिटल्स आएंगे वो पाई वाला बनाएंगे। जैसे कि मान लो 3 प्रकार के p ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तो अब x एक्सिस पर जाएंगे अगर तीनों p ऑर्बिटल्स, तो px और px तो बना लेंगे सिग्मा। इसको ऐसे समझो जैसे ये अपने तीनों एक्सिस हैं, ठीक है, ये x, ये y और ये z एक्सिस है। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, ये एक ऑक्सीजन का px ऑर्बिटल हो गया, ये एक ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल हो गया और ये एक ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल हो गया। तो अगर x एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे आगे बढ़ेंगे तो px और px तो एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा वाला ओवरलैप अपने को देंगे, यानी कि सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और एक्स एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो वाई और जेड उसके परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर अगर ऑर्बिटल्स आगे बढ़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पाई वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जब 3 पी ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उनमें से एक बनता है सिग्मा टाइप का और बाकी के 2 बनते हैं पाई टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक होगा सिग्मा वाला, सिग्मा 2pz। अगर z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूं तो सिग्मा 2pz आ जाएगा, x एक्सिस को मानता हूं तो सिग्मा 2px आ जाएगा और y एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूं अगर मैं तो सिग्मा 2p y आ जाएगा। ठीक है, यहां पर जनरली अपन बाय डिफॉल्ट z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानकर चलते हैं, सभी बुक्स में आपको z एक्सिस ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिलेगी। ठीक है, तो ये बन गया सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये बन जाएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सर ये 14 वाला क्या लफड़ा है, 14 से कम 14 से ज्यादा, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला मतलब अपने को डायग्राम बनाना है, तो 14 से कम हुए तो क्या करना होगा, अगर 14 से कम है तो आपको ये डायग्राम यूज करना होगा। सर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, आपको एक छोटा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, इधर देखो सिग्मा 2pz कहां है,
और वहां देखो सिग्मा 2pz कहां पर है ना। जैसे मान लो अगर आप इन मॉलिक्यूल्स के लिए बात करो, जैसे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करनी है और आपको दिया है जैसे N2 मॉलिक्यूल दे दिया, तो 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वहां तक हम ये वाला डायग्राम यूज करते हैं। जैसे N2 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल की, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से अपने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगा तो उसका 1s इसके 1s से, उसका 2s इसके 2s से, उसका 2p इसके 2p से। तो एक नाइट्रोजन का 1s जब दूसरे वाले 1s से कंबाइन करेगा, मतलब इनकी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव्स कंबाइन होंगी तो एक बनेगा बीएमओ, एक बनेगा एबीएमओ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, जब 2s और 2s कंबाइन होंगे, और जब 2p और 2p कंबाइन होंगे तब बनेगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार, सॉरी नीचे स्टार क्यों लगा रहे हैं हम, नीचे स्टार नहीं लगेंगे, नीचे लगेंगे पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, और ये हो जाएंगे हमारे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो अपने को ना एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहां पर अपने को एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहां पर, ये बीएमओ है वो एबीएमओ है। ठीक है, यहां पर क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन हैं या 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा मिल रही है। इसका रीजन बताया जाता है sp मिक्सिंग। इसका रीजन क्या बताया जाता है बेटा, sp मिक्सिंग। एक्चुअली में sp मिक्सिंग क्या है ये तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो ऐसा नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस तुम इतना सा याद रख लोगे कि भाई नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल में सिग्मा ऊपर होता है, उसके बाद वाले मॉलिक्यूल्स में सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2p वाला नीचे रहता है, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। बट अगर मान लो थोड़ी सी वो होती ना कि सर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो है कि मतलब ये क्या है, ये sp मिक्सिंग है क्या, थोड़ा सा अगर आइडिया लग जाए तो समझ में आ जाएगा। अगर sp मिक्सिंग प्रेजेंट है तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, सिग्मा ऊपर मिलेगा, और sp मिक्सिंग एब्सेंट है तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा, sp मिक्सिंग एब्सेंट। ये क्या होता है sp मिक्सिंग, एक्चुअली नाइट्रोजन तक जब हम बात करते हैं तो इनके s और p सबशेल्स के बीच में ना एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है 2s और 2p में। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2s ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 2s, और वो जो सिग्मा 2pz है बॉन्डिंग वाला 2pz, यानी कि सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s के बीच में रिपल्शन होता है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम था तो जब ये बनते हैं तो ये दोनों पास पास आ जाते हैं, उसकी वजह से इनके बीच में होता है रिपल्शन। उस रिपल्शन होने की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाती है और इसकी स्लाइटली कम हो जाती है, तो इसलिए वो एनर्जी में पाई वालों से ऊपर चला जाता है। अब मुझे मालूम है तुमको ये बात समझ में नहीं आई होगी, अगर आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इतना सा याद रखना है कि sp मिक्सिंग अगर है तो सिग्मा 2pz को ऊपर कर दो। sp मिक्सिंग कब होगी, जब 14 तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि बस इतना याद रख लो, 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो वाला डायग्राम, 14 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाला डायग्राम। ठीक है, 14 के बाद सिग्मा नीचे रहता है ना, और एक्चुअल डायग्राम ये होना चाहिए, एक्चुअल डायग्राम ये होना चाहिए, पर 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स में sp मिक्सिंग हो जाने की वजह से ये वाला डायग्राम मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब सब कुछ वैसा ही करना है जैसा अभी तक हम करते आए हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में किया था, जैसे हीलियम मॉलिक्यूल में किया था। अगर आपको ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर पता लगाना है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं ये पता लगाना है, स्टेबल है या नहीं ये पता लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हो, आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, 16 इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें भर दो, भर दे, चलो आओ नीचे से ऊपर की तरफ भरते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है 13 14। यहां पर हमने क्या किया, ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे बेटा, ये दोनों क्या हैं, ये
डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए पहले हमने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद पेयरिंग कराई है। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 और ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, जितने भी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस जितने भी एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं। ये वाला बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये तीनों बॉन्डिंग है, वो एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो काउंट कर लो बॉन्डिंग वाले पहले, 2 4 और 6 हो गए, टोटल 10 माइनस 2 4 और 2 6। ये आ गया बेटा अपना बॉन्ड ऑर्डर। क्या आपने बचपन से यही पढ़ा है कि दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं O2 मॉलिक्यूल में, ऐसा ही पढ़ा है, मतलब O डबल बॉन्ड हो, ऐसा ही पढ़ा है। तो यही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझा रही है। लेकिन सर ये तो VBD ने भी समझा दिया था, ऑक्टेट थ्योरी, छोटी मोटी थ्योरी समझा रही है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इतना माहौल क्यों बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू VBD या तुम्हारी ऑक्टेट थ्योरी जो भी है वो, उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये मॉलिक्यूल होना चाहिए डायमैग्नेटिक। अगर VBD और ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बट एक्सपेरिमेंटली देखा तो O2 पैरामैग्नेटिक निकला। अब O2 पैरामैग्नेटिक, मेन तो दिक्कत यहीं पर आ रही थी, O2 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं था, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कि इसमें दो बॉन्ड बने, वो एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं, हो तो बहुत आसान है। लेकिन मेन दिक्कत ही वहां आ रही थी कि O2 मिल रहा था पैरामैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली, पर कोई थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये क्यों पैरामैग्नेटिक है। तो असल में मैग्नेटिक बिहेवियर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया गया कि देखो यहां पर जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तब अपने को दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां नजर आएंगे। इसका मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकाल रहे थे हम, वो भी यही बता रही थी कि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन में। तो यहां इसलिए यहां से MOT ने माहौल बनाना शुरू किया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको O2 के बारे में तो पता चल गया, O2 प्लस के बारे में पूछ लिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, O2 माइनस के बारे में पूछ लिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा। तो यहां से आप अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें या फिर निकाल लेना। जैसे O2 प्लस के बारे में पूछा जा रहा है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो एंटी बॉन्डिंग में 6 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, 10 माइनस 5 बाय 2 2.5 आ जाएगा। अगर O2 माइनस के बारे में पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां और बढ़ा दो तो वहां पर 6 की जगह 7 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घट के 1.5 आ जाएगा, है ना। तो इससे एक चीज और समझ में आती है क्या, कि अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, O2 प्लस का केस है ना, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाएगा, और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं अगर तुमको नोट लगा के लिखवा दूं ऐसे, कैसे, कि इफ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ABMO तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, बाय 0.5। और सेम चीज मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इफ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, यानी कि एक डिक्रीज कर दूं ABMO में, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 0.5 से। सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको O2 का बॉन्ड ऑर्डर पता है तो आप O2 प्लस का फटाफट से बता दोगे क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से हट रहा है, मतलब 0.5 से बढ़ा दो 2.5, एक और हटा दो O2 माइनस 2, 0.5 से वापस बढ़ा दो, ठीक है। O2 प्लस 2 है ना, एक और इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर वापस 0.5 से बढ़ा दो, 3 हो जाएगा। अगर डाल रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन O2 माइनस तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम कर दो 1.5, एक और डाल दो O2 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर और 0.5 से कम कर दो 1, ठीक है। यानी कि अगर आपको O2 का बॉन्ड ऑर्डर पता है
और आपको ये मालूम है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ABMO में। तो अगर आपको पूछा जाए O2 माइनस या O2 2 माइनस इनका बॉन्ड ऑर्डर, तो आप बता दोगे क्या? O2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ जा रहे हैं तो ABMO में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करते जाओ, ये 1.5 आ गया, ये 1 आ गया। और जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो बेटा, O2 प्लस O2 2 प्लस, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, ABMO के इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते जाओ, 2.5 3। आसान है। ऐसे ही N2 मॉलिक्यूल के बारे में समझ लो। N2 मॉलिक्यूल में अगर आपको बोला जाए कि बताओ भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये बताओ, कैसे पता लगाएंगे? आओ पहले तो एक नंबर तरीके से करके देखते हैं, फिर उसके बाद अपन शॉर्ट तरीका देखेंगे। 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं बेटा N2 में? कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या ध्यान रखना है, N2 तक सिग्मा ऊपर रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये बन गया N2 का डायग्राम। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, आ जाओ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6, ये हो गए 10। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3। तो आपने ऐसा ही सीखा बचपन से कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बोले सर वो तो हमने बचपन में ही सीख लिया था, तो फिर यहाँ क्या उखाड़ लिया हमने? अब तुम ये बता सकते हो कि N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, N2 प्लस 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, ये बता सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, BMO में है। मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, BMO में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो N2 के बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाला था तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया था। अगर BMO में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या होगा, देखो यहां पर BMO में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, N2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया, तो अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 10 की जगह क्या रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। 9 रह जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2.5। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम हो रहा है, 2.5 से। एंटी बॉन्डिंग से निकाला था तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो कम हो रहा है। और अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। तो इसको भी मैं नोट लगा के लिखवा दूं अगर, तो कैसा रहेगा, क्या, इफ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो आप इन BMO में, तो उससे बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, क्या, कितने से, 0.5 से। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो बॉन्ड ऑर्डर भी बेटा डिक्रीज हो जाएगा 0.5 से, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब बॉन्डिंग हो रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं मतलब बॉन्डिंग टूट रही है वापस से। ऐसे एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड के टूटने को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब एंटी बॉन्डिंग हो रही है, मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं, और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं मतलब बॉन्ड बन रहे हैं। इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन डालने पर ABMO में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा था, और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बेटा आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपको मालूम है N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है, अगर आपको ये मालूम है तो आप N2 प्लस N2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, आप N2 माइनस N2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और अभी तो इसकी ट्रिक बताता हूँ एक छोटी सी, जिसमें आप देखते ही बता दोगे कितने इलेक्ट्रॉन, कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, ये सब आप बता दोगे। ठीक है, तो ये 3 है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो थे बेटा BMO में, लास्ट BMO में थे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो BMO में से निकालूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, यहां पर पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं, और इधर नेगेटिव वाले लिख लेते हैं।
है ना। तो अगर मैं N2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, मतलब मैं जब बीएमओ के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, 2.5 से डिक्रीज 0.5 से डिक्रीज होगा, तो 3 की जगह कितना आ जाएगा 2.5, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो 2 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, मान लो सर ये क्या है, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो तुम तो N2+2 का डायग्राम बनाओ और उसमें भरना चालू कर दो, ठीक है, उसमें भरना चालू कर दो। ये N2 का डायग्राम बनाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं सर, सबसे ऊपर वाले निकालोगे, ये निकाल दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो तुम तो उसी फॉर्मूला से, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब N2 माइनस में देखो, N2 माइनस में आप क्या कर रहे हो बेटा, जब आप N2 में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड कर रहे हो, देखना जरा, ये N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो N2 माइनस में आप इलेक्ट्रॉन कहां ऐड कर रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा, और बीएमओ में इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है 0.5 से, है ना आसान, ठीक है। फिर अब देखो डायरेक्ट मेथड कैसे काम करता है, मतलब आपको तो डायरेक्ट आंसर लगाना है, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है। आप बस ये याद रखो 14 इलेक्ट्रॉन होने पर बॉन्ड ऑर्डर 3.0 निकलकर आता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है आपके मॉलिक्यूल या आयन में तो 3.0 बॉन्ड ऑर्डर होता है। 14 के बाद अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता चला जाएगा। 14 के बाद अगर आप 15 करोगे तो 0.5 से डिक्रीज कर देना बॉन्ड ऑर्डर, फिर 16 करोगे तो फिर 0.5 से डिक्रीज कर देना, ऐसे आप 0.5 से डिक्रीज करते जाओ। तो 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3, 15 पर कितना आ जाएगा 2.5, 16 पर कितना आ जाएगा 2। अगर आपको भरोसा नहीं है तो याद करो, अभी अभी अपन ने O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था 2 आया था, N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था 3 आया था, N2 माइनस का निकाला था 2.5 आया था, या O2 प्लस का निकाला था तो 2.5 आया था, है ना। तो ये अपन सीधे वैसे याद रख लेंगे ना, बार बार डायग्राम क्यों बनाएंगे, हम तो सीधे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे फटाफट से, क्योंकि 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर के आते हैं कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यू में है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। 2, 1.5, 1.5 और 20 इलेक्ट्रॉन्स होने पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। निकाल के देख लेना, एनी 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। और जब आप यहां पर 14 से 13 में जा रहे हो, 13 से 12 में जा रहे हो, तो भी 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करते जाना। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इधर जा रहे हो तब आप एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और जब आप इधर जा रहे हो तब आप बीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यानी कि बीएमओ के इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। तो बीएमओ के इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तब भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, इसलिए यहां पर भी 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इधर 2.5, इधर 2, इधर 1.5, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0, और 9 हुए तो 0.5, और 8 इलेक्ट्रॉन होने पर बॉन्ड 0। अब इसी के साथ एक स्पेशल टिप भी ले जाओ। स्पेशल टिप क्या, अगर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं बेटा, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं तो उसको सीधे पैरामैग्नेटिक लगा देना, उसको सीधे पैरामैग्नेटिक लगा देना, और उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप ये याद रख लोगे तो आपको डायग्राम वायग्राम कभी बनाना ही नहीं पड़ेगा, या तो वो पैरामैग्नेटिक पूछेगा या फिर वो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पूछेगा, वो सारे काम आपके यहीं पर हो जाएंगे इससे ही। और अगर
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा, तो डायमैग्नेटिक होगा। एक्सेप्ट 10, 16 और 32 इलेक्ट्रॉन के केस में। मतलब अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 एक इवन नंबर है ना, फिर भी ये स्पीशी अपने को पैरामैग्नेटिक मिलती है। 16 एक इवन नंबर है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा मिल रहा था? पैरामैग्नेटिक मिल रहा था बेटा। 16 क्यों मिल रहा था? क्योंकि यहां पर वो दो डीजेनरेट ऑर्बिटल आ जाते हैं। 10 में भी अपने को यहां पर दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, इसलिए अपने को 16 इलेक्ट्रॉन के बावजूद, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं। ठीक है, ठीक है, तो 10, 16, 32 इनमें आपको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे कि 10 जो है वो B2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, 16 जो है वो O2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, और सल्फर S2 मॉलिक्यूल, S2 भी एग्जिस्ट करता है, S6 और S8 की तरह S2 भी एग्जिस्ट करता है, बट वो हाइयर टेम्परेचर पे। कहां पर? 1000 केल्विन पर, है ना, 1000 केल्विन पर एग्जिस्ट करता है S2। ठीक है, तो आप इससे फटाफट से आंसर निकाल लोगे एमओटी के, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आपको यहां बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है ये बताओ। तो आपको दिया हुआ है बेटा O2+2, आपको दिया हुआ है C2, आपको दिया हुआ है B2, आपको दिया हुआ है F2। आप क्या करो, बस आप इलेक्ट्रॉन निकालो। O2 में 16 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 14 इलेक्ट्रॉन, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन और F2 में 18 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऑड नंबर वाला होता तो देखते अपन उसको पैरामैग्नेटिक लगाते, पर कोई बात नहीं है, सारे इवन हैं। इवन वाले सारे डायमैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट 10, 16 और 32। और इनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आंसर जाएगा B2। सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेकंड्स में। अगर एक नंबर वाले तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट प्रैक्टिस के टाइम पे 1 से 2 बार आप डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करना, उसके बाद आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेना, भरोसा कर लेना, हमेशा सही होगा आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पैरामैग्नेटिक, अब अपने को बताना है इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। तो ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए तो कैसे करें? कोई नहीं, ये भी बहुत आसान है। जैसे Na2O2 दे रखा है, तो Na2O2 में आपको इसको ऐसे तोड़ लेना है कि ये Na+ है और 2 Na+ है, तो O2 पर कितना चार्ज आ जाएगा? -2। तो इसका मतलब आपको O2-2 दे रखा है, और N2+2 दे रखा है, O2-2 दे रखा है, N2+2 दे रखा है, CO2 दे रखा है। CO2 को तो एक पॉलीएटॉमिक स्पीशी है, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाकर देखना पड़ेगा, और इसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरीके से शेयर करता है, यहाँ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है और ये डायमैग्नेटिक है। और KO2 की बात करें तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं K+ और O2-। ठीक है, तो आपको दे रखा है बेटा O2-2, N2+ और O2-। CO2 तो डायमैग्नेटिक होता है, हमें मालूम ही है। O2-। अब देखो जरा यहां पर O2-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? O2 में होते हैं कितने? 16, 2 और ऐड कर दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन। N2+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 14 होते हैं, 2 गए तो 12 इलेक्ट्रॉन। O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन। क्या देखते ही पता लगा लिया तुमने कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? सिंपल है ना, क्योंकि उसमें वो जो K+ है इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये तो डायमैग्नेटिक है। इसमें जो Na+ है इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ये तो डायमैग्नेटिक है। उसके बावजूद KO2 जो है वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें O2- है, O2- में पैरामैग्नेटिक नेचर है, ये पैरामैग्नेटिक है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है उनमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अगर इवन वाले कौन से 10, 16 और 32 वाला केस मिल रहा है तो उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? तो डायरेक्ट याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द कंपाउंड CaC2। अब ये तुम लोग मुझे करके बताओगे, या चलो मैं कर देता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा।
ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बताने हैं। CaC2, तो CaC2 को क्या ऐसे तोड़ सकता हूं मैं, कैल्शियम 2+ और C2-2, कैल्शियम कार्बाइड है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो इन दोनों के बीच में तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर ये सिग्मा और पाई कैसे पूछ रहा है, इसके बीच में पूछ रहा है, दोनों कार्बन के बीच में कितने सिग्मा कितने पाई हैं। तो C2-2 में पता लगाना है कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं। तो C2-2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लो। कैसे बनाओगे, C2-2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लो, या इसी को उठा लेते हैं। देखो C2-2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, C2-2 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, C2 में होते 12, 2 और भर दिए तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये C2 वाला डायग्राम यही रहेगा, 14 से कम वाला, तो भरेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो हो गया C2 का, 2 इलेक्ट्रॉन और भर दो 13 और ये 14, ये C2-2 बन गया। ठीक है, ये ऑर्बिटल कौन कौन से थे बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो देखो जरा लास्ट में, देखो जरा लास्ट में, या ऐसे देख लो, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब एक बॉन्ड बना, फिर सिग्मा स्टार 1s में गए, फिर एक बॉन्ड टूटा, फिर एक बॉन्ड बना, फिर एक बॉन्ड टूटा, फिर एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में नहीं गए, मतलब कोई बॉन्ड नहीं टूटा। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाना, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जाना मतलब आधा बॉन्ड टूटना, 2 इलेक्ट्रॉन जाना एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉन्ड गया, बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब आधा बॉन्ड बन गया, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मतलब आधा बॉन्ड बढ़ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब एक बॉन्ड बन गया, है ना। तो बॉन्डिंग वाले एक ऑर्बिटल के पूरे भर जाने पर एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पर देखो 3 बॉन्डिंग वाले भरे हुए हैं, जिसमें से एक है सिग्मा वाला और 2 है पाई वाले, यानी कि ये जो 3 बॉन्ड बने हैं इसमें से एक में सिग्मा वाले कैरेक्टर्स हैं और 2 में पाई वाले कैरेक्टर हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर बनेगा बेटा एक सिग्मा और 2 पाई। तो बेटा तुम्हारे ऑर्गेनिक वाले सर ने तुम्हें C2-2 बताया होगा, या CaC2 का स्ट्रक्चर बताया गया होगा, ऐसा होता है, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अब होमवर्क पे मैं तुम्हें दे रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन B2 एंड C2। पाई बॉन्ड्स क्यों, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन B2 एंड C2 मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन यहां पर तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, इफ sp mixing is not present, then find the paramagnetic species B2 C2 N2 O2। चलो बेटा, इसमें से बताना है तुम्हें कि कौन सी पैरामैग्नेटिक है। इसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें सबके लिए पता लगाना है कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, सबके लिए पता लगाना है, ऐसा नहीं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सबके लिए पता लगाना है कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब एक लास्ट जिसके लिए तुम यहां आए हो कि सर ये सब कुछ जो आपने पढ़ा है ना, ये तो सब हमें क्लास में भी पढ़ा दिया गया है, सारी चीजें। ऑब्वियस सी बात है, आपने किसी न किसी अच्छे टीचर से जरूर पढ़ा होगा, जरूर थोड़ी आप मुझसे ही पढ़े हुए होगे, है ना। मतलब आपके टीचर्स ने आपको ये सब कुछ पढ़ाया होगा ऑलरेडी। लेकिन अब एक मैं चीज और आपको बढ़िया सी बताता हूं, जो अगर आप समझ गए तो मतलब मजा ही आ जाएगा। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 एंड N2, या सीधे अपन तो एक काम करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है,
पहला आपको कंपेयर करना है O2 और O में, दूसरा N2 और N में, तीसरा N2 और O2 दोनों में, और चौथा वाला ये मैं आपको अभी लास्ट में दूंगा। पहले इन पर बात करते हैं। बोले हैं सर ये क्या, O2 और O की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी, मतलब सर O और N की तो हमने कंपेयर की है, पर O और O2 की तो कभी कंपेयर नहीं की हमने, क्योंकि जनरली ये नहीं पूछा जाता हमसे। बट ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमसे पूछा जा सकता है। तो O2 और O को अगर आपको कंपेयर करना है तो O2 में आप इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखोगे और O में आप इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखोगे। अगर आप O का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो वो है 1s2 2s2 2p4, यानी कि आपको O में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है बेटा, 2p में से। और आपको O2 में से इलेक्ट्रॉन कहां निकालना है। अच्छा, अपन मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ये तो मैं बताया नहीं। जैसे एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं वैसे मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। हाँ, O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अरे भाई कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, जैसे एटम में जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक एनर्जी सीक्वेंस लिखते हैं जिसमें सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। वैसे ये रहा एनर्जी सीक्वेंस, ये लो लिख दो ऐसे नीचे से ऊपर तक, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, दोनों की एनर्जी सेम है तो दोनों के आगे इक्वल लगा देंगे। फिर उसके बाद पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ये O2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px और पाई 2py, इनसे पहले आएगा सिग्मा 2pz2 और पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ये है कॉन्फ़िगरेशन भाई O2 का। अब आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है बेटा O2 में, आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है O2 में, देखो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है इधर से, एंटी बॉन्डिंग, सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन यही है तो यही इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले। तो एंटी बॉन्डिंग या तो पाई स्टार 2px में से या फिर पाई स्टार 2py में से निकालोगे, है ना, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकालना है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से। तो सर मुझे क्या मालूम कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, आपको मालूम है। कैसे मालूम है, कि आपको यह मालूम है कि एनर्जी क्या है इन ऑर्बिटल्स की, आपको ये मालूम है कि एनर्जी क्या होती है इन ऑर्बिटल्स की। देखो जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने देखा जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से और एंटी बॉन्डिंग वाले की ज़्यादा होती है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे कम होती है बीएमओ की एनर्जी, इसीलिए बीएमओ ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और फिर एबीएमओ ऑर्बिटल्स की। तो आपको ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो किस में से, एबीएमओ में से। और ऑक्सीजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप कहाँ से निकाल रहे हो, एटॉमिक ऑर्बिटल से। एनर्जी का सीक्वेंस क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये सीक्वेंस होता है इनकी एनर्जी का, ये सीक्वेंस होता है इनकी एनर्जी का। तो आपको एक जगह ऑक्सीजन में यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है और O2 मॉलिक्यूल में यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी कम है, तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि O और O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से ज्यादा मुश्किल है? O में से ज्यादा मुश्किल है। O2 की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सिमिलरली N2 और N को अगर अपन कंपेयर करें, तुम्हें लगा होगा ना कि O2 की ज्यादा होगी, ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होता है। इनऑर्गेनिक बेटा इतनी आसान नहीं है, इनऑर्गेनिक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसको कंसेप्चुअल की तरह अगर आप पढ़ोगे तो कंसेप्चुअल लगेगा, ठीक है, रटने के लिए पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा ये हो गया अपना N2 और N को कंपेयर करना है। अब N2 और N में से किसकी ज्यादा होगी, दिमाग लगाओ। N में से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको एटॉमिक ऑर्बिटल में से, और N2 का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां है? N2 का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां है? कहां भैया N2, इधर आओ, N2 कहां है? ये रहा। N2 का आखिरी इलेक्ट्रॉन BMO में है। आपको एक जगह BMO में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक जगह AO में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसकी एनर्जी कम है? BMO की। किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? BMO में से, इसलिए N2 की एनर्जी ज्यादा होगी N से। तो अब आप मुझे ये बताओगे कि N2 और O2 में से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, छोड़ो, तुम तो इसको बता दो, इसको बता दो, है ना? या तुम्हें चाहिए ही, अगर तो मैं एक ऑप्शन और क्रिएट करके दे देता हूँ। चलो ये बता दो, O2 और O2+2 में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना? ये तुम्हारे ऊपर है, अब ये तुम बताओगे, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया तो ये तो बहुत आराम से कर लोगे तुम, ये दोनों, ठीक है। और टाइम लिमिट भी है हमारे पास। एक आखिरी चीज और बच रही है, होमोल्यूमो, है ना? होमोल्यूमो जो है बेटा, होमोल्यूमो क्या होता है? होमोल्यूमो ये होता है बेटा कि होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मतलब होता है लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जैसे कि ये है, तो आप यहां पर जैसे देख पा रहे हो, ये वो ऑर्बिटल है हाईएस्ट वाला जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है होमो, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके ठीक ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होता है ये कहलाता है ल्यूमो। ये क्या कहलाता है बेटा? ल्यूमो। ये तो है आपका होमो, और इसके ठीक ऊपर वाला ये कहलाता है ल्यूमो, खाली वाला ऑर्बिटल। इसको बोला जाता है लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ O2 मॉलिक्यूल में होमो ऑर्बिटल कौन सा है या लूमो ऑर्बिटल कौन सा है, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। तो डीजनरेट कौन से, ये भी अब आपको मालूम है ना? डीजनरेट वाला भी मैंने आपको रास्ता बता दिया कैसे पता लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा कई सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर ऐसे देखने को मिलेंगे। और हेलोजेंस में कलर शो होने का रीजन भी यही होता है, होमोल्यूमो ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और वापस यहां आके ट्रांजिशन करेगा तो हमें कलर शो होगा। यही रीजन होता है, रीजन फॉर कलर इन हेलोजेंस। हेलोजेंस में होमोल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से कलर शो होता है। F2 मॉलिक्यूल बनाना, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना और उसमें देखना कौन सा ऑर्बिटल होमो है और कौन सा ल्यूमो है, और फिर उनके बीच में होता है ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का, उससे कलर आता है ना? वो आपने पढ़ा हुआ हो गई। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई, एमओटी जो मैंने लास्ट में आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह समझ में आई, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। होमवर्क मैंने मेंशन कर ही दिया है ना? आई होप आपको थोड़ा कुछ नया सीखने को मिला होगा आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, आपको मज़ा आया होगा, क्वेश्चन कैसे फास्ट सॉल्व करने हैं आपको थोड़ा पता लगा होगा। अगर ये हेल्प करता है तो हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कीप प्रैक्टिसिंग।